इस पैराग्राफ काटो, यहाँ से पढ़ लेते हाँ। हैं। मानव आत्मा संबंधी यह दृष्टि ही वह समूचा ज्ञान नहीं था जिस पर प्राचीन हिंदू ने अपने शिक्षा संबंधी अनुशासन को प्रतिष्ठित किया था। इसके अतिरिक्त उसका यह भी मत था कि समस्त ज्ञान भीतर है और उसे शिक्षा द्वारा जागृत करना होता है, न कि बाहर से मन के भीतर डालना। ठीक है। मानव प्रकृति का गठन प्रकृति के 3 तत्वों सत्व, रजस और तमस से होता है। ये वैश्विक क्रिया के व्यापक बोधग्राही, क्रियाशील और निष्क्रिय तत्व हैं जो अपने सहस्रविध पहलुओं में से एक में ज्ञान, आवेग और अज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। ये वैश्विक क्रिया के व्यापक बोधग्राही, क्रियाशील और निष्क्रिय तत्व हैं। सत्व, रजस और तम ये हाँ। कैसे रहते हैं? जो अपने शरीर पर में से एक में ज्ञान, सत्व में ज्ञान, रजस में और ज्ञान तमस में। ठीक है। तमस सहज संरचनात्मक शारीरिक मानसिक नीरसता या सक्रियता है जो अंतःस्थित ज्ञान को धूमिल कर देती है, तथा अज्ञान मानसिक जड़ता, मंदता, विस्मृति, अध्ययन के प्रति अरुचि, वस्तुओं को समझने और उनके भेद को पहचानने की असमर्थता को जन्म देती है। ये तमस का काम हो गया। ठीक है। रजस एक अनुशासनहीन क्रिया है जो भावावेग, आसक्ति, पूर्व धारणा, मानसिक पक्षपात तथा मिथ्या विचारों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर देती है। सत्व एक ज्योति है जो भीतर छिपे हुए ज्ञान को उद्घाटित करती है और उसे ऊपरी पृष्ठ पर ले आती है, जहां अवलोकन उसे ग्रहण कर सके और स्मृति उसे अंकित कर सके। मतलब इस तरीके से होती है। हाँ, इनकी वर्किंग होगी। सत्व, रजो, कोई तम भी तीनों की। अध्ययन हम कर रहे हैं ना, तो उसमें जिस चीज के विषय में हम सचेतन होते हैं वो ऊपरी भाग के ऊपर हम मान लीजिए यही पढ़ रहे हैं, किसी टाइम गहराई में गए और कई ऐसी चीज ये टेक्स्ट या कोई भी रिवील हमारे सामने ऐसे इस तरीके से करता है, तो रिवील का क्या मतलब हुआ, जहां अवलोकन उसे ग्रहण कर सके। भाई इंद्रियां बाहरी थोड़ी हैं, ये इनके माध्यम से और गहरी और इनके पीछे इंद्रियां हैं जो उसको रजिस्टर कर लेती हैं, उनको देख लेती हैं और स्मृति उसे अंकित कर लेती है। और जितना ही ज्यादा हम इन चीजों को अंकित करते हैं उतना ही हमारा भंडार होता जाता है। तो एक कल्टीवेटेड व्यक्ति का मतलब ये है कि वो कितने स्तर का अवलोकन कर पा रहा है, मतलब कान से कितना सुन पा रहा है, आप इंद्रियों के माध्यम से। अरे भाई ये तो एक कहने का तरीका है, जैसे दृष्टि है, श्रुति है, स्मृति है, ये भी तो डीपर चीजें हैं। आपको स्मृति किस चीज की आएगी, श्रुति किस चीज की होगी, दृष्टि दिखा क्या। मतलब हो सकता है कि आपने माँ को फिजिकली न देखा हो तो भी कोई चीज आपके ऊपर ऐसी अंकित हो गई है, आपकी आत्मा ने, आपके हृदय ने कोई ऐसी चीज देख ली है, आप कह रहे हैं इसके समक्ष कोई दूसरी चीज नहीं ठहरती। मतलब निश्चित रूप से अब कोई कहते आंख होने तो देखा ही नहीं, अरे पर अवलोकन की आंखें होने के बावजूद भी कितना अवलोकन कर सकती हैं आंखें, उसकी रेंज तो लिमिटेड है। तो कल्टीवेशन का मतलब ये है कि अवलोकन हमारा कितने स्तर का जागृत हुआ है। और जैसे जैसे ये सत्व जो है वो जागृत होता है, एक कल्पना है, आप एक खाली प्लॉट देखते हैं, एक जमीन देखते हैं और उसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर की कल्पना कर लेते हैं। अब वो तो कोई इंद्रियों से तो दिख ही नहीं रही, पर क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो जो संभावना के अंदर, मतलब गर्भ के अंदर जो चीज थी, उसको आपने मूर्तिमान कर दिया। तो इसका मतलब आप में कल्टीवेशन है। और जितने स्तर की चीज की आप परिकल्पना कर सकते हैं और एक्चुअल में वो परिकल्पना नहीं है, फिर तो वो विजन हो गया। आज अगर मातृ मंदिर की बात करें, माँ ने उसको देख लिया, उसका एग्जीक्यूशन हो गया। अब बताइए कल्पना करके तो, और हम कहें कल्पना करके, तो कल्पना भी तो कहीं से आती है। एक्चुअल में तो लोग कल्पना कह के उसको अनरियल कहते हैं, जबकि सारा काम विज्ञान के अंदर भी अगर कल्पना शक्ति नहीं हो तो नए आयाम, नए मार्ग नहीं खुल सकते। उनकी हमेशा एक नित नई कल्पना। अच्छा ये हो गया, तो इसके आगे अब क्या, अगर ये शक्ति न हो तो विज्ञान भी कैसे चलेगा। तो अवलोकन उसे ग्रहण कर लेता है किसी भी माध्यम से। मतलब आपके अंदर इतने इतने भाग हैं
जो उसको रजिस्टर कर लेता है। जनरली हम खुले रहते हैं लोअर चीजों के, तो भय के कारण, भय आ गया भाई चारों तरफ वातावरण के अंदर कोरोना का जिस समय भय था, आप बिल्कुल किसी के संपर्क में नहीं थे, और तो भी वो लहर आपको बीमार कर रही थी कि जी ये क्या हुआ, हम तो किसी के संपर्क में ही नहीं आए। तो हम हम्म, बिल्कुल शांति से भी बैठे हैं तो भी हमारे सबकॉन्शियस फियर्स हैं, पता नहीं क्या होगा, उससे कैसे बच लेंगे। आंखें बंद भी है, मतलब सिक्योरिटी के सारे साधन हैं। तो हम्म, ये कल्टीवेशन है कि धीरे धीरे हमारे कितने गहरे भाग चीजों को अवलोकन कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, और स्मृति उसके उसको अंकित कर देती है। ये कल्टीवेशन है, हम्म। ज्ञानात्मक शक्ति। ज्ञानात्मक शक्ति संरचना संबंधी इस विचार ने तमस के निवारण, रजस के नियमन और सत्व के जागरण को शिक्षक की मुख्य समस्या बना दिया। हाँ। उसे विद्यार्थी के भीतर से प्राप्त होने वाले ज्ञान के प्रकाश के प्रति ग्रहणशील होने के लिए प्रशिक्षित करना होता था। ये तो आज भी है भाई। अगर बीइंग को हम समझें तो आज भी ये समस्या है कि जो उसकी हम्म, तामसिक प्रवृत्ति है उसका निवारण कैसे किया जाए। और हम्म, मैकेनिकल जो उसका माइंड है, जो फोकस करना ही नहीं चाहता कोई चीज के अंदर, भाई बच्चे के साथ यही एक बहुत बड़ी कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं ये फोकस नहीं करना चाह रहा इस चीज के ऊपर। एक तमस का निवारण, रजस का नियमन और सत्व का जागरण, ये शिक्षक की मुख्य समस्या है। और अगर आप कोई डीपर चीज लेते हो उसमें तो ये बिल्कुल मुख्य समस्या बन गई भाई। हाँ, इसीलिए यहाँ ऊपर वाली चीज उनके पास है नहीं। तमस के लिए और रजस के लिए भाई पहले जो इनका कंपल्शन था वो तो फिजिकल था, पिटाई खूब करते थे। फिर हम्म, धीरे धीरे आते आते पिटाई तो अब कोई टच ही नहीं कर सकता। तो अब हम्म, रजस को किस तरीके से, मतलब अब तो सारा काम ही रजस का है। एक तो सोशल प्रेशर आपके ऊपर है, परिवार का प्रेशर है, आपके लिए पैसे दे रहे हैं, और दूसरे एक साल आपका खराब हो गया, या फिर डिग्री नहीं होगी तो क्या करोगे, ये एक इतना व्यापक तरीके से है। और माँ ने जिसको उपयोगितावाद का नाम दिया, वो तो प्योरली आपको ऐसे ही ड्राइव कर रहा है। उपयोगितावाद और क्या है कि हम्म, उसके अंदर भाई माँ कह रही है कि निश्चय ही जो उपयोगी है वो जो निरुपयोगी है उससे बेटर है। पर पहले ये प्रश्न तो कर लो कि किसके लिए उपयोगी। रामकृष्ण जी ने कहा अगर पेट भरने के लिए है तो ये मेरे को नहीं चाहिए। तो रजस का नियमन आजकल जिस तरीके से किया जा रहा है कि अगर ये परीक्षाएं आप उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो आपको ये जो सुख साधन है, ज्ञान की कोई बात नहीं है उसके अंदर, पर हम्म, ये जो आपको बेसिक सुख साधन है, और जितनी ही बड़ी डिग्री है, मतलब आपको बेसिकली सारा नियमन क्या है, उसको तो भड़काना है वैसे तो। नियमन हाँ, क्या है ये तो हाँ, आप उसकी प्रवृत्तियों को और ज्यादा, तमस का निवारण नहीं है, तमस हाँ, को तो और ज्यादा एनफोर्स करना है, उसको तो हम्म, और असर्ट करना है, फोर्टिफाई करना है कि हमने हम्म, स्कूलें जो है, भाई आज सारे विज्ञापन किस चीज के हैं स्कूलों के अंदर, आप ये देखिए कि हमने क्लासरूम्स एसी बना दिए। तो ये सारे सुख साधन तो राम जी के भी कर सकते थे, महल से उनको जंगल में क्यों भेजा भाई। कृष्ण हम्म, जी है वो लकड़ियां फाड़ के लेके आ रहे हैं, क्योंकि तमस का आपका निवारण जब तक नहीं होगा सत्व की जागृति नहीं हो सकती। ये हमेशा ही नीचे खींचता रहेगा। और रजस का नियमन नहीं करोगे, अब जस्ट दी ऑपोजिट हो रहा है। और ये वाली कोई बात है ही नहीं भाई, सत्व का जागरण तो अभी कल्पना में ही नहीं है, टारगेट हाँ, ही नहीं है कि सत्व का जागरण हो। अब तो रजस का नियमन नहीं है, सारा तौर तरीका ये है कि रजस को किस तरीके से और ज्यादा हम एनफोर्स कर दें, फोर्टिफाई कर दें। और तमस का निवारण नहीं है, हम्म, तामसिकता के जितने साधन आपके हैं, और ऑटोमेटिकली आप किसी कंपनी के अंदर भी हैं, अगर अच्छी कंपनी है, जिस सो कॉल्ड अच्छी कंपनी, और उसके सीईओ हो गए आप, अब तमस तो ऑटोमेटिकली, तमस तो है ही। हम्म, पर आप सारे दिन, मतलब रात को भी अगर कोई आपके ऐसी कोई समस्या आ गई, जो आईटी वाले जो हैं, या आजकल जो ये लोग हैं जो ओवरनाइट काम कर रहे हैं, हम्म, तो क्या उससे तमस नहीं है उनके अंदर। नहीं, ऐसी नहीं, कोई उनको चीज दो जो उनको पर्टेन न करती हो, उनको रजस को, वो हम्म, हिलना नहीं चाहेंगे, वो बिल्कुल मूव ही नहीं करेंगे। तो हम्म, इससे ये क्लैरिटी हमको होनी चाहिए, क्या तमस चला गया,
हाँ, जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी रजस के माध्यम से तमस को मूव कर रहे हैं वो। रजस को हुँ, इतना उभार दिया हुँ, कि वो उसको अपने काम में ले रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर सारे दिन भाग-दौड़ करता रहेगा वो व्यक्ति। मतलब हुँ, दिन भर खाने की सुध नहीं, सोने की सुध नहीं। पर यही हुँ, उसको कह दिया जाए कि तेरे को किसी ऐसे काम के लिए आधे घंटे देने हैं। देखो उसका बीइंग उसके लिए स्वीकार करता है या नहीं करता। हुँ, ये चीज़ हमको दिखाती है कि किस तरीके से, और ये सारी चीज़ किसके ऊपर आधारित है? हमारा अपनी सत्ता के विषय में, और हमारा मूल उद्देश्य क्या है? उसके बारे में हमारी परिकल्पना क्या है? अगर हुँ, हम अपने आप को भौतिक और प्राणिक सत्ता मानते हैं, तो ये जो रूप हैं वो ठीक ही हैं, कि आप उनका महिमा मंडन करने का या उनसे जो सैटिस्फैक्शन ले सकते हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, उसका प्रयास कर रहे हो। तो हुँ, उसमें निवारण वगैरह की बात नहीं है। तो हुँ, निवारण आप कब करोगे? नियमन आप कब करोगे? अभी तो कोई ये बात ही नहीं है, रजस का नियमन, नहीं, ये इसके ऊपर ये नहीं चलेगी। जैसे हुँ, माताजी कह रही है, मेरी माँ हमेशा ही मेरे को डिसिप्लिन, बहुत कड़क डिसिप्लिन में रखती थी। नहीं, ये नहीं बात चलेगी। खाना है हुँ, समय पे खाओ, क्योंकि आपको जीवन में महान बनना है। तो माँ ने कहा है, मेरी माँ को हालाँकि ये नहीं पता था कि मेरे को कितना महान बनना है या क्या बनना है, पर कभी भी उन्होंने मेरे को फैंसीज़ के अंदर डूबने नहीं दिया, कि आज ये भोजन कर लेते हैं, आज ये। अगर आप बच्चों को ये करने देते हैं, तो आप उसको बेचारे को, ऑलरेडी उसको अपनी प्रकृति से लड़ने की आवश्यकता है या उसको नियमित करने की आवश्यकता है। उसको और वज़न डाल दिया आपने उसके ऊपर। हुँ, ऐसे टेस्ट्स और प्रेफ़रेंसेस, उसकी बजाय तो उसके जो साहित्य है, कला है, संगीत है, डीपर टेस्ट्स हैं, चीज़ों को अवलोकन करने की शक्ति है कि ये ऐसे है। वो तो समय ही नहीं है आजकल। तो उससे पिंड छुटाने के लिए बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, या मोबाइल दे दो, या उसको टीचिंग एड्स ऐसे दे दो, या उसकी ऑनलाइन इतना समय उसके पास बच रहा है, मतलब कैसे भी उससे पिंड छुटा लो, क्योंकि आप भी उत्तेजित हैं और समाउ आपके ऊपर वो एक बोझ जैसा है। आपको उससे वास्तव में कितना क्या विकास है, न तो कल्पना है उस चीज़ की, न आप उसको सरोकार है आपका उससे। तो ये हमको हमारी वर्तमान व्यवस्था और हमारा जो विज़न है चीज़ों के विषय में, हमारा पर्सपेक्टिव है, इसीलिए भारतीय संस्कृति का जब कॉन्ट्रास्ट किया था अपन ने, कि मूल भाव, भारतीय संस्कृति का ये मूल भाव है जिससे वो शुरू करता है, और पाश्चात्य संस्कृति का ये मूल भाव है। तो जो रूप उससे पैदा होते हैं भारतीय संस्कृति के कारण जो हो रहे हैं, वो हमारे सामने हैं। आज के रूपों को हम उसके नहीं मान बैठे, पर इसके जो कीर्तिमान हैं, वो इसके रूप हैं। और पाश्चात्य संस्कृति के, और पाश्चात्य संस्कृति भी वास्तव में हम नहीं समझते, वो तो भारतीय संस्कृति में आएगा। हम जिसको पाश्चात्य हुँ, कहते हैं, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि इसका मेन थ्रस्ट क्या है, अगर वो इतनी ही छिछली है, तो इसका इतना प्रभाव, जबरदस्त प्रभाव क्यों? और जो इतनी जबरदस्त गंभीर या इतनी प्रकांड, इतनी पराकाष्ठा में है भारतीय संस्कृति, उसके ऊपर वो सबड्यू करता क्यों नज़र आ रहा है? इन प्रश्नों का उत्तर जब तक हम मूल के अंदर हमारी संस्कृति और उनका मूल क्या है, उस मूल भाव को, क्योंकि वो भाग हमारी अपनी सत्ता के अंदर हैं, और उनको जब हम समझेंगे तब हम समझ पाएँगे कि उनका कारण क्या है। बाहरी रूप तो बदल रहे हैं, बाहरी रूपों के आधार के ऊपर हम आकलन करें तो आकलन नहीं होगा। तो ये एक जागरण, और ये जो है नियमन और निवारण, ये शिक्षक की मूल समस्या है, कि हुँ, उसके अंदर ज्ञान का भंडार अगर तैयार आपको करना है, ज्ञान का भवन तैयार करना है, तो ये अगर जब तक आप नहीं करते, तब तक ये भवन निर्माण नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं। तो हुँ, बिल्कुल हमको इसका मैकेनिज़्म दे रहे हैं, इसकी बेसिक्स दे रहे हैं ये। ये हुँ, कोई भी स्कूल आप करके देख लीजिए, मतलब यहाँ नहीं, ये तो मूल बात है भई, मानव सत्ता जिस तरीके की है, उसको करने का है कि भैया ये इस तरीके से करोगे तो ही काम करेगी, नहीं काम नहीं करेगी। हाँ। उसे हुँ, नहीं, लेकिन ये तो कोई को उसमें इन्फॉर्मेशन में भी नहीं है ना, दूर-दूर तक में भी नहीं है, ये कोई चीज़ ऐसा होना हाँ, भी चाहिए। हाँ, यही तो अपन कल बात कर रहे थे कि ये निश्चित रूप से ये इसकी आगे से आगे चीज़ जानी चाहिए ये। ये तो हुँ, सही चीज़ है ये। पर वो तो मतलब बहुत बड़ी प्रोसेस है, ये तो कल्टीवेशन की बात है। खाली एक बार यूँ बता देने से इतना, ये तो इतना हम सारे दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर है, या ये
आजकल मोरल है, नैतिक है, नोशंस है, ये सारे तो इतने ज़्यादा इनका कोलाहल है, तो भी वो टच नहीं करती क्योंकि उसके लिए एक अलग तरीके का कल्टीवेशन है। पर फिर भी एक स्तर के ऊपर जिसको अगर महसूस हो कि ये करना चाहिए, तो ये करने लायक काम है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या जितने भी जहाँ तक भी उसका दायरा है, कम से कम उसमें करने लायक चीज़ है ये। हुँ, ये तो मतलब कल्पना में ही नहीं है, भई समस्या हुँ, कहाँ है? इसको तो ये कल्पना में ही नहीं है और जिसको जिस तरीके से अब स्कूलों के अंदर आप हुँ, उसका ये कह रहे हैं कि हमने आधुनिकीकरण कर दिया और क्लासरूम में कैमरे लगा दिए। शिक्षक हुँ, से ही बच्चा अगर सेफ नहीं है, तो शिक्षा का आधार क्या है फिर? कौन शिक्षा दे रहा है? आप कैमरे लगा रहे हैं क्लासरूम्स में, 2-2 कैमरे भी ये आवश्यक है। आपको इतने कैमरे ये तो मैंडेटरी है, स्कूल में इतने कैमरे होने ज़रूरी हैं, अगर वो मान्यता प्राप्त स्कूल है, तो उसके अपने ये नॉर्म्स हैं, ये उसको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। उसमें कैमरा एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके का भाव टीचर्स का मतलब फिर टीचर रहा कहाँ? अरे भई ये तो मूल हमने हमारी कड़ी खत्म हो गई, आधार ही खत्म हो गया। ये बातें हुँ, तो रही कहाँ? तमस का निवारण, अरे तमस किसका? रजस का नियमन, ये तो साधना की सी बातें लग रही हैं और जबकि ये बेसिक वो तो कह रहे हैं एक विद्यार्थी की बातें हैं। अब ये देखो आप, हुँ, ये तो अच्छे भले साधक में नहीं मिल रही, जो कि हुँ, विद्यार्थी की बातें चल रही है। हुँ, मतलब साधक जो है उससे बेचारे से रजस का नियमन नहीं हो रहा और तमस का निवारण नहीं हो रहा। क्योंकि माँ ने इसका उदाहरण दिया कि मेरे को बचपन के अंदर ये था, मेरा ड्रीम था। माँ अपना ड्रीम बताती है, वो तो हम पढ़ के गए ही थे कि मैं चाहती थी ऐसा कोई स्थान हो कि लोग कहते हैं मेरे रोटी, कपड़ा और मकान इसकी समस्याएँ हैं। हाँ, उससे छूट के व्यक्ति हायर एस्पिरेशन के लिए जा पाए, तो उसके ये नहीं हो जी कमाना है, परिवार की समस्याएँ हैं। उन सब से मुक्त कोई ऐसा स्थान हो, जहाँ व्यक्ति निश्चिंत तरीके से अपने अंदर की आत्मा को जो है जगाए, उसकी तरफ जा सके। तो जब जीवन के एक काल में मेरे पास नेसेसरी रिसोर्सेज़ जब मेरे हाथ में आए, तो मैंने एक ऐसे स्थान का निर्माण किया, आश्रम का निर्माण किया, माँ कह रही है। बचपन से ड्रीम था। और जब वो सारे साधन जुटा दिए जिसकी मैंने बचपन में मेरा ड्रीम था, तब मेरे को पता चला कि जिन कंडीशंस में मनुष्य जाति है, वो क्योंकि मनुष्य जाति जिस स्तर के ऊपर है, वो डिज़र्व करती है। क्योंकि हुँ, यहाँ द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर मतलब आश्रम में माँ के समय की हुँ, बात है, इस चैटर, चैटर, चैटर। वो हुँ, खाली बक-बक, बक-बक, बक-बक करते हैं और कुछ हुँ, नहीं करते। तो अब ये तमस का निवारण मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप में और वो लोग ऐसे हैं जिनके कहीं न कहीं किसी भाग में वो एस्पिरेशन लेके आए माँ के पास कि माँ मैं आपके पास रहना चाहता हूँ या जो भी है। भई हर कोई तो आया नहीं वहाँ। उसके हुँ, बावजूद जो है तमस का निवारण क्योंकि चैटर-चैटर की उनकी राजसिक प्रवृत्ति है और उनकी जो मैकेनिकल प्रवृत्ति है कि कैसे भी इन चीज़ों के अंदर सुख लेना, सत्व का जागरण है वो तो ये काम में नहीं करेगा। कौन-सी चीज़ है जो माँ ने और माँ ये कह रही है कि नाउ आई एम वेटिंग कि कोई हुँ, मेरे को अदरवाइज़ प्रूव करे। मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुँची हूँ कि जिस कंडीशंस में मनुष्य जाति है, वो अपने कारण है। उसको कोई अभाव है या बिचारी वाली बात नहीं है। वो जैसी है उस कारण उसके अंदर है। और मैं इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई आके मेरे को गलत सिद्ध करे। हुँ, तो इसलिए अब ये विद्यार्थी की बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं कि ये हो नहीं पा रहा जो सो कॉल्ड साधक्स हैं उनसे। ये बड़ी ज़बरदस्त गुत्थी है ये। ये आसान चीज़ नहीं है और जब आप ये विद्यार्थी में ही ये कर दोगे, तो सारा वातावरण देश का क्यों नहीं हो जाएगा जैसा वो था। हुँ, इसमें फिर बाद में लगता भी क्या है क्योंकि मूल से ही आपने तो उसको निखारना शुरू कर दिया। वहीं से आपने जहाँ वो कहते हैं निप इन द बड जहाँ वो छूट रही है वो चीज़ जहाँ वो प्रस्फुटित हो रही है वहीं से आपने उसको सुधार दिया, तो वृक्ष होना है वो तो वैसा ही होगा भई। आप हुँ, उसको सँभाल ही नहीं रहे, खेत के अंदर पूरे में खरपतवार हो गए। इनफैक्ट आप बीज डाल रहे हैं और से और खरपतवार के, फिर ये कह रहे हैं जी इसके अंदर फसल नहीं हो रही। आप तो बीज डाल रहे हैं, नए से नए। ऐसी खरपतवार के कि जो आपके कंट्रोल में ही ना आए। तो हुँ, तमस का निवारण थोड़ी आप उसको तो बो रहे हो। अब काटोगे कैसे मतलब उसका फिर कह रहे हो देखो बच्चा इस तरीके का है। तो वैसा ही होगा, आप तो बो रहे हो वो चीज़। हुँ। आगे
एक मिनट, एक मिनट। उसे विद्यार्थी को भीतर से प्राप्त होने वाले ज्ञान के प्रकाश के प्रति ग्रहणशील होने के लिए प्रशिक्षित करना होता था। रजस के संयमन का कार्य साधित किया जाता था एक कठोर नैतिक अनुशासन के द्वारा, जो एक ऐसी शांत, सुस्पष्ट, ग्रहणशील मानसिक स्थिति को उत्प्रेरित करता है जो कि बौद्धिक स्वेच्छाचारिता और अहंकार तथा तीव्र मनोवेगों के आवरण से मुक्त हो। ये हमारे लिए भी है। मतलब हमको ये दे दिया कि अगर रजस का संयमन करना है तो क्या पद्धति है। तो उसका एक तो कठोर नैतिक अनुशासन, ना ना, गुरुजी ने ये कह दिया आपको ये काम तो करना ही है, मरना जरूर। अब वो कह रहा है जी आपको कीड़ा खा रहा था, अब कर्ण को वो कह रहे हैं कि तू तो ब्राह्मण तो नहीं है। कहते कैसे, कि ये काम वो नहीं कर सकता, बता। तो कठोर नैतिक अनुशासन, गुरुजी सो रहे हैं, इनको हम कैसे जगा सकते हैं जी, मेरे कीड़ा खा जाए खा जाए, ठीक है। मतलब हमारे नजदीक इतिहास तक भी जब ये ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जैसे नैतिक अनुशासन का उदाहरण दिया है कि राजा भोजन कैसे कर सकता है अगर प्रजा के अंदर एक भी जना तकलीफ में है, तो कैसा नैतिक अनुशासन है। आप अगर ऐसे अनुशासन को पालन करेंगे कठोर रूप से, तो रजस का संयमन तो, और फिर भी खैर वो जो करता है सो करता है। तो ये हमको एक प्रणाली दे दी कि जब आप नैतिक अनुशासन कठोर रूप से लागू करते हैं, जो एक ऐसी शांत, सुस्पष्ट, ग्रहणशील मानसिक स्थिति को उत्प्रेरित करता है। जब आप नैतिक अनुशासन लागू करते हैं कि नहीं भाई ये भोजन ऐसा नहीं, मतलब आप पूरे लाइफ में ये देखिए जी, नैतिकता का स्वर जैसे ही गूंजता है, नैतिकता मतलब क्या, कि आप भड़कीले आपके पशुवृत्ति को की बजाय आप कह रहे हैं कोई ऐसी चीज है जो मेरे को ठीक ये है। भाई नैतिक का मतलब ये है मेरे पास दो चॉइस है, आइदर तो मैं नीचे लुढ़क सकता हूं या मेरे को ये करना चाहिए। तो जैसे ही आप उस चीज को वरते हैं या उस चीज का चॉइस करते हैं, तो इसका मतलब आप निश्चित रूप से एक ऐसी चीज को वर्ण कर रहे हैं जो बेटर है। तो अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और आप सारे दिन अपने जीवन के अंदर ये काम करेंगे, तो बजाय नीचे लुढ़कने के आप हमेशा ही, भाई ये तो आप करके देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमेशा ही बेटर चॉइस कर रहे हैं। नैतिकता का तो यही मतलब हुआ कि ये गिवन कंडीशन में ये आपके लिए नीतिगत चीज है, वो आप लागू कर रहे हैं। साधक ही नहीं कर पाता। मां कह रही है ऑलवेज देयर इज ए परपिचुअल चॉइस, आपके ऊपर है कि आप कौन सी वाली चूज करते हैं। और वास्तव में कई बार तो आप ऐसी क्रॉस रोड्स के ऊपर होते हैं, ये सामान्य आपके है कि जी रोटी कौन सी है, आपके पास चॉइस है, उसमें ठीक है, एक एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की प्रकाश में या आच्छादन में उसमें फर्क पड़ जाएगा अब कुछ छोटे एक्ट से। पर कई बार आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, ऐसे आपके सामने निर्णय के क्षण होते हैं जो आपको जीवन की ऐसी दिशा और दशा के अंदर ले जाते हैं, वहां से प्रत्यागमन जो है कि वापस लौट पाए। इसीलिए माँ कहती है कि वो फिर बाद में हो सकता है कि ऐसे मोमेंट, इन सच मोमेंट्स, जन्म जन्मांतरों के आपके वापस लौटने की संभावना ही नहीं रहे। क्योंकि तो ट्रू एम ऑफ लाइफ में अपन ट्रांसलेट करके गए ही थे कि ऐसी चीजें कि जो आपका डीपर कॉल है दैट स्टैंड्स, वो सबसे कीमती चीज है, और वो आ जाता है तो उसको हर चीज के से ऊपर सर्वोपरि रखने की आवश्यकता है। अगर हम उसको नहीं रख पाते और उस क्षण को गंवा देते हैं, वो दोबारा आए कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे फेलियर्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। वो अपने भ्रम के जाल में निवास करते रहते हैं, वो अपने जिस भी कुकून के अंदर निवास करते हैं, वो जो भी है, पर वो ऐसे मौकों को, ऐसे सुअवसर हमारे सामने आते हैं, वो क्षण जब हम उस चीज को चॉइस कर सकते थे, वो गंवा देते हैं। तो अगर आपको से ही नैतिक अनुशासन आप में इतना दृढ़ तरीके से, तो वो क्या करेगा आपके सामने जब ऐसी संभावनाएं हैं, बड़ी डीपर बात है ये, तो आपको चॉइस करने के लिए आप में शक्ति है, अदरवाइज तो हम इतने फ्रेल हैं, इतने कमजोर हैं। अगर स्पष्ट भी है बुद्धि में ये नहीं करना चाहिए तो भी हम नहीं कर पाते। अगर स्पष्ट न हो या हमको अंदर से महसूस करके करना हो, तब तो
करने का मतलब ही क्या है? ये तो कोई माँ की कृपा हो और हम उसमें थोड़ा बहुत कुछ कर पाएँ, ये तो एक्चुअल में उनकी कृपा ही है जो करवा पाती है, नहीं तो हमारा बीइंग तो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ही फ्रेल है, बहुत कमज़ोर है। ये मतलब ये सारी अंडरलाइन करने की चीज़ें हैं और शिक्षा की हाँ, छोड़िए, अरे अपने बीइंग को अगर रजस का संयमन करना है तो क्या करना चाहिए? मतलब गुरुजी ने ये कह दिया, आपकी शादी हो गई, तो हुँ, अब पतिव्रत धर्म, आज तो ये कह रहे हैं देखिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम सारे को देखें, हाँ, बाद के अंदर उसका भ्रंश हो सकता है। वो तो जैसे-जैसे आपके अंदर इंट्यूशन की बजाय और दूसरे पार्ट्स आएँगे, वो तो चीज़ें होंगी ही होंगी और उन इन सारों का उत्तर यहाँ स्थान नहीं है। वो तो इंडियन कल्चर में अपन ने बहुत माकूल तरीके से दिया है सबका। हाँ, वो हुँ, भी पॉइंटर्स कोई समझ सके उसका, उसके लिए है। पर वो आज ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सतीत्व क्या चीज़ हो सकती है। सती जो है अपने स्वयं की अग्नि से प्रज्वलित होके उसमें भस्मीभूत हो सकती है। ये आज कल्पना से परे है, कौन समझ सकता है इस चीज़ को? हुँ, आज हम जितनी कहानियाँ पढ़ते हैं मतलब साउथ में भी ऐसी लेडीज़ हुई हैं। मतलब ये नहीं है कि कहीं को खाली यहाँ इसी एरिया की हैं, हुँ, जो पहले ये कहते हैं कि भवानी को श्री अरविंद ने लिखा है, अपना हृदय जो अपना कलेजा निकाल के खुद प्रस्तुत कर देते थे। अब आज हम कल्पना ही नहीं कर सकते। पहले तो फिज़िकली हम नहीं कर सकते ऐसा। आप अपना कलेजा अगर कटारी से खुद काट लोगे, पहले तो काटने तक ही नहीं पहुँचोगे आप। हुँ, और ऐसी उनके अंदर मोरल ताकत थी, वो फिज़िकली ये एक्ट कर गुज़र रहे थे। सोचिए आप मतलब किस उमंग के अंदर थी ये संस्कृति। तो उसका आधार क्या था? अभी तो छोटी-सी चीज़ के लिए हम अपना ईमान बेच देते हैं। थोड़ी-सी कोई हमारे पास अमाउंट आई, उसके लिए हमारा ईमान धर्म गड़बड़ा जाता है। कौन ऐसा है जिसने ये महसूस न किया हो? हुँ, थोड़ी-सी कोई चीज़ आती है, अगर हम ईमानदार भी हैं, तो भी अगर 4 दिन भी मेरे पास वो पैसे हैं, तो उनको मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, ये तुरंत दिमाग में आ जाता है। हुँ, मतलब कौन ऐसा है जिसका थोड़ा-सा भी डगमगाता न हो? तो अनुशासन है ही नहीं नैतिक, कि सही। दूसरे का धन है, वो तो मिट्टी के समान है और जो परस्त्री है, वो जो है मातृवत। ऐसी जो नैतिक चीज़ें उनके उसके कान में फुसफुसाई जा रही थी, वैसे उसके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत थे। उसके सामने ज्वलंत उदाहरण थे कि ये है। और बचपन के अंदर ऐसी कहानियों से पूरे जीवन को परिवेष्टित किया जाता था, उसके सराउंड किया जाता था। हुँ, वैसी शिक्षा, वैसी चीज़, अगर हुँ, वो हुँ, हटा दोगे, तो फिर बाद में तो आधार ही नहीं रहेगा बच्चे के लिए। कैसे बेचारा संयमित करेगा? ऑलरेडी उस वो दबा हुआ है तमस से, रजस से, उसको आपने सहायता करने की बजाय आपने उसका विध्वंस कर दिया, अगर इनका नियमन नहीं करते। और आज की शिक्षा पद्धति में तो जस्ट दी ऑपोजिट, वो तो अपन देख ही रहे हैं। वो तो सब टोटल यही है। स्कूल में जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसके अंदर किस तरीके के बच्चे के एस्पिरेशन से देखिए। माँ-बाप किस तरीके से उनको ड्रेस अप करते हैं कि अरे बच्चा आज नहीं पहनेगा तो कब पहनेगा? मतलब आप किस चीज़ को ला रहे हैं? आज ये भोजन नहीं करेगा और मैं कमा किस लिए रहा हूँ? मैं कमा किस लिए रहा हूँ अगर पार्टी के अंदर या ये जो भोग के विलास के साधन हैं, क्यों मेरा बच्चा गरीब है क्या? जो मैं इसको इस तरीके से रखूँ ना, मैं मेरे बच्चे को बेस्ट से बेस्ट दूँगा और जो आपके लिए बेस्ट है, आपको क्या बेस्ट लगता है वो दे देते हैं आप, वो खत्म हो जाता है। फिर बाद में अगर वो ले जाके आपको ओल्ड एज होम में फेंक ही आए या सड़क के किनारे फेंक ही आए और वापस पलट के नहीं देखे तो क्या बुरी बात है अभी इसके अंदर? क्या अनैतिकता है इसके अंदर? आपने उसकी आत्मा को मार डाला, आपके साथ वो जैसा करता है, जैसा कि सामान्यतः हम देख ही रहे हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत सँभाल लेता है तो एक स्टोरी बन जाती है कि ये आहा! ये तो बिल्कुल, ये तो रामचंद्र जी जैसा है या ये है या हम जो भी महिमा मंडित उसकी कर देते हैं भई, उसमें तो कौन रोकता है हमको? तो जैसा हमने बोया है, अगर वो हमारे साथ ऐसा कर देता है तो इसमें बुरा क्या है? हमने तो उसकी आत्मा को मार डाला, उसकी संभावनाओं को मार डाला हमने। हुँ। रजस के संयमन का कार्य साधित किया जाता था, ये तो हो ही गया। यही था ब्रह्मचारी का वह सुविख्यात अनुशासन जो आर्य संस्कृति और आर्य नैतिक मूल्यों का आधार था। ठीक है। और शिक्षा ग्रहण काल में जबकि शिष्य को मानव द्वारा पहले से ही अधिकृत की जा चुकी सुनिश्चित ज्ञान की राशि या समुचित विचार
स्पष्ट किए और कंठस्थ कराए जाते थे, हम्म। उस समय शिक्षक के प्रति कठोर मानसिक अज्ञानुकूलता के द्वारा मिथ्या विचारों के हस्तक्षेप को दूर करने का प्रयत्न किया जाता था। हाँ, मतलब एक पहले से कंठस्थ करवा दिया उसको। सारे सूत्र जो है उसको, जो भी व्याकरण के सारे नियम उसको, मतलब अपने सारे सूत्र हैं, हम देखते हैं ये तो जो श्लोक के रूप में, मंत्र के रूप में, सारे गाने के अंदर हैं, मतलब एक तरीके से हम्म आपके मैथ्स के भी जितने फॉर्मूले हैं सारे आप गा के कंठस्थ कर सकते हो। और हम्म इतने जबरदस्त हैं वो, जो आपकी हम्म वैदिक मैथमेटिक्स है, उसके हम्म कई चीजें तो आज वो कह रहे हैं कंप्यूटर से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्यूटर तक उसको पूरा नहीं निकाल पा रहा। और वो हम्म उसको कंठस्थ करवा देते थे। पहले उसको जैसे संगीत के अंदर भी वो बताते हैं कि पहले ये नहीं बताते थे कि ये वाली राग सिखा रहे हैं या ये वाला चीज सिखाना, उसको तो पहले सारी चीजें करवा दी, बाद के अंदर बता रहे हैं कि ये है। बचपन में सारी ही चीजें करवा दी उसको। और हमारा तो जो दायरा है शिक्षा का, वो तो खाली कुछ ही चीजों तक है, हम्म मानसिक चीजें पूरी नहीं करवा रहे, क्योंकि मानसिक फैकल्टी को हम टारगेट ही नहीं कर रहे। उसमें हमने जो ऊपर बात करी थी, कल्पना है, जजमेंट है, कॉन्ट्रास्ट है, ये हम्म सारी जो चीजें हैं जो आपके जीनियस का निर्माण करती हैं। अरे भाई, किसी भी स्कूल से पढ़ के कोई साहित्यकार थोड़ी बन रहा है, वो तो उसका जीनियस अलग है, उसका हाँ स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। हम्म संगीतकार बन रहा है तो स्कूल के कारण नहीं बन रहा है, वो जीनियस हम्म एक अलग है। हम्म आप तो उसको टारगेट ही नहीं कर रहे, स्कूल थोड़ी कर रही है, स्कूल कह रही है हमारा काम थोड़ी है ये। जीनियस हम्म अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं है बस। हम्म तो उसके लिए वो क्या कर रहे थे, ज्ञान की समुचित जो राशि है, सुनिश्चित राशि, ऐसे नहीं हर कुछ, वो उसको दे दी सारे फॉर्मूलों के अंदर। उसको एक सूत्र दे दिया, और हम्म एक सूत्र भी इतना कारगर है कि उसमें, मान लीजिए एक सूत्र विज्ञान का दे दिया। अब बच्चे में इतनी जबरदस्त प्रखरता है, क्योंकि उसकी, भाई आप भुट्टे चक्कू से काट रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसकी बजाय 10 मिनट उसको आप शार्प करने में लगाएंगे, तो वो सारी चीजों को उतनी तेजी से काट पाएगा। तो अगर आप उसकी क्षमताओं का प्रशिक्षण कर देते हैं, और हम्म क्षमताओं से ऊपर उनको कैसे और किस ओरिएंटेशन में काम में लेना है, अगर इसको सही कर दें, चक्कू तो दे दिया बहुत शार्प, दे दिया गलत आदमी के हाथ में या मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हम हवाई जहाज को ही एक बेवकूफ के हाथ में नहीं देते, या ट्रेन के अंदर भी बिठाते हैं तो एक सर्टेन योग्यता देखते हैं। तो अगर हम्म आप उसके अंदर ऐसी चीजें, क्योंकि जैसे ही आप में, भाई वर्तमान में तो हमारी जो डीपर फैकल्टीज हैं, ओकल्ट हमारी जो कई पावर्स हैं, वो डेवलप नहीं हो रही। पर क्योंकि आप ये संयम करेंगे, नियमन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो निहित शक्तियां हैं, शरीर से आप वो चीज कर पाएंगे जो अभी आप नहीं कर सक रहे। भाई अभी ये कह रहे हैं कि सेना के अंदर भी जो है, पहले जो पराक्रम था और आज की जो शारीरिक संरचना जिस तरीके की लोगों की हो गई, जिस तरीके का व्यसन उन लोगों में है, पुड़िया खाने का, ये करने का, वो करने का, या जिस तरीके का भोजन है, उसमें उनकी वो क्षमताएं ही नहीं रही पहले वाली। तो वैसे ही जब आप उसकी भंडारण कर देंगे, तो शरीर की क्षमताएं, ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण, नहीं तो बताइए, अब उन्होंने इतने बड़े बड़े विशाल भवन हैं, चीजें हैं, कृतियां हैं, कालजयी कृतियां हैं, उनका निर्माण कर दिया एक मानव के जन्म के अंदर, तो हमको लगता ही नहीं कि कोई कर पाए। और अगर इतना लंबा समय ले लो, तो पता चले आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, पीछे से क्रम्बल डाउन करना शुरू कर दिया वो तो मतलब उसको पूरा भी करना है, एक सुनिश्चित समय काल के अंदर भी पूरा करना है उसको। तो ये सारी चीजें आप में, अगर वो फैकल्टीज डेवलप हो गई, फैकल्टीज के साथ साथ अगर ये आज्ञानुकूलता न हो, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, निर्विवाद तरीके से गुरुजी ने ये कह दिया तो निश्चित तरीके से। श्री अरविंद भी ये कह रहे हैं कि उनके जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने, जबकि मेरे से बहुत ज्यादा इंफीरियर थे वो हर चीज के अंदर, तो एक समय उन्होंने मेरे को कहा कि अब तेरी आत्मा की वाणी है, उसका अनुसरण करो। तो मैंने वही चीज फॉलो की। और अगर वो नहीं कहते, तो श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, आजीवन उसी चीज को मैं बिल्कुल नतमस्तक तरीके से फॉलो करता रहता। ये हम्म आज्ञानुकूलता है।
हुँ। ये सोच समझ के नहीं आ सकती भई, हमारे तो तुरंत प्रश्न उठ जाते हैं। गुरुजी ऐसा हुँ। कह रहे हैं पर मेरी बुद्धि तो ये कह रही है। गुरुजी हाँ। तो इन चीज़ों पे खरे नहीं उतर रहे। हुँ। भई अगर ऐसा ब्रह्मचारी है, जिसको चारों वेद कंठस्थ हैं, सारी चीज़ें आपकी कंठस्थ हैं और खाली कंठस्थ नहीं है, कंठस्थ करना तो एक मेमोरी का पार्ट हो गया। उसका आप उसको क्या बना पाते हैं, सोचिए कितनी गंभीर बात है। हुँ। मतलब उसमें इतनी पोटेंट शक्ति है। अगर हल्का-सा उसमें इस चीज़ का अभिमान आ जाए, सोचिए वो उस विद्या का कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है। तो जो हुँ। हमको अटलांटिस की या फिर बाद में मिस्र की ये सभ्यताएँ जिनके अंदर ओकल्ट साइंस इतनी ज़्यादा थी, कि उन्होंने अपना ही विध्वंस कर लिया। ऐसा हुँ। हमको यहाँ कहीं नहीं नज़र आता। तो आप ये हुँ। सोचिए कि उनकी धुरी कितनी ज़बरदस्त थी। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे अभिमान को केंद्रित करने में या उसको संयमित करने में, अनुशासन में रखने में, थोड़ी बहुत फैकल्टी आते ही हम तो अंगुली करना शुरू कर देते हैं कि भई ये पॉइंट करना शुरू कर देते हैं कि ये श्री अरविंद तो गलत कह रहे हैं। श्री अरविंद का एक सूत्र है हुँ। कि पत्र में कंटीन्यूअस एक ट्रेल है, एक व्यक्ति उनको कंटीन्यूअस जो है, कह रहे हैं हुँ। अच्छा, आप तो नो टाइम, नो टाइम, सारे दिन आपके तो एक ही बात है। हाँ। हुँ। मैंने वो पढ़ाया भी था और मैं समय पे पढ़ा भी दूँगा वो, उनके पत्रों में है। मतलब ऐसी भाषा के अंदर उनसे बात कर रहा है कि हम कह रहे हैं श्री अरविंद से ऐसी बात कर रहा है। श्री हुँ। अरविंद को ये कह रहा है कि पत्र मैंने देखे थे, जहाँ हम ऊपर जाते हैं, वहाँ जो रूम में जाते हैं ना, नीचे जहाँ से सीढ़ी वहाँ मेडिटेशन हॉल से शुरू होती है, वहाँ हुँ। सबकी कॉपियाँ वो लिख के अपने जो भी प्रश्न वगैरह हैं, वहाँ सबके लिए ये था अपने प्रश्न यहाँ रख रख दो। जब माँ श्री अरविंद थे उस समय। हुँ। वहाँ वो कॉपी रख वो डाक आती थी, वो भी वहीं थी। कह रहा है मैं तो कुछ दिन से वहाँ देख के जा रहा हूँ, आपके पास तो डाक भी नहीं आ रही। किसमें लग रहे हो इन दिनों में से? ऐसा क्या आप गंभीर काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा, "अभी हुँ। तेरे को नज़र नहीं आ रही वो डाकें उसका मैं तो क्या करूँ, पर मेरा सारा समय डाक लिखने में।" मतलब श्री अरविंद जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं और एक हुँ। पत्र नहीं, कंटीन्यूअस ट्रेल है पत्रों की हुँ। और उनको वो ऐसा व्यक्ति है, कह रहा है नो टाइम, नो टाइम। ये तो इटर्नल प्रॉब्लम है आपकी। हमेशा ही बस नो टाइम, नो टाइम। मतलब श्री अरविंद को लिख रहा है, खाली मन में नहीं हुँ। सोच रहा वो, लिख रहा है ये बात। हुँ। तो भावना में तो क्या चीज़ रही होगी अब, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। ये है आज्ञानुकूलनता। जब आप में ये बैकग्राउंड नहीं है, अगर ये हो और आप में हुँ। वो शक्तियाँ हो, पर ये आज्ञानुकूलनता न हो, तो आप इसकी गंभीरता को समझिए। ये संस्कृति कभी नहीं रह सकती थी। हुँ। सारे आपके इस तरीके के लोग हों जिनमें ऐसी शक्तियाँ हों, इतना ज़बरदस्त उनके अंदर साहस हो, जितने भी हम गुणों की बात करते हैं वो पराकाष्ठा में हो हर व्यक्ति के अंदर, हुँ। जिसमें सारी की सारी कलाएँ उसको सिखा दी गई हों। ये नहीं है कि खाली यही, हुँ। उसको चित्रकला है, ये कला है, पाकशास्त्र है, सारे टोटल आपने उसको सिखा दिए। उसको ब्रह्मचर्य के अनुशासन के अंदर ही सिखा दिए और वो क्यों हुँ। जल्दी सीख जाता था? अरे भई आपको लगता ही क्या है, अगर आपको इतना आप में फ़ोकस है, तो आप पढ़ एक भाषा लेंगे 10 दिन में, श्री अरविंद जैसे कर रहे थे। तो हुँ। अगर आप में वो शक्ति अगर आ गई, तो फिर भाषाएँ क्या है आपके सामने? इतना हुँ। आपके अंदर फ़ोकस है, मतलब आपका जो यंत्र है इतना ज़्यादा शार्प है, कौन-सी चीज़ है जो उसके सामने टिक सकेगी? तो करने का काम उनको समझ में आ गया कि हुँ। अगर हम विशाल भवन का निर्माण करना है, तो हुँ। यंत्र को सही करो सबसे पहले तो। अगर हुँ। यंत्र आपका कमज़ोर है, तो क्या निर्माण कर लोगे? हुँ। तो उसके लिए ये पद्धति दे दी कि तमस के लिए क्या करना है, रजस के लिए क्या करना है हुँ। और सत्व के लिए क्या करना है। आज्ञानुकूलनता ये तो होती ही नहीं। ये हुँ। तो आम व्यक्ति से ये कह रहे हैं कि हुँ। विद्यार्थी से ये अपेक्षा रख रहे हैं, मगर वो साधक के नहीं होती। आम व्यक्ति तो छोड़िए, हुँ। आम व्यक्ति तो बेसिकली उस फ्रेमवर्क में ही नहीं है। क्योंकि आज का आम व्यक्ति हालाँकि माँ कह रही है, बुद्ध के समय के अंदर आध्यात्मिकता एक बड़ी फुलफिलिंग चीज़ थी। हुँ। आज जो माहौल है आध्यात्मिकता को लेके, माँ उस समय की बात बता रही हैं, कह रहे उस समय तो इतने लोग उस चीज़ के लिए अभीप्सा रखते थे, सामान्य जन, उनके लिए वो फुलफिलिंग था कि हाँ, करने लायक काम है ये। मेरा जितना भी समय बचता है, इसमें दूँगा।
अब मेरे को आप बताइए कि आपके व्यापार के अंदर आपका सारा फ़ोकस ये है कि मैं व्यापार अच्छे से अच्छा कैसे करूँ कि मेरी आत्मा फुलफ़िल हो। अब वो व्यापार क्या साधना हो गई वो तो। हुँ, और पूरे राष्ट्र के अंदर अगर ये भाव से भावित आपकी जनमानस हो, तो वो राष्ट्र क्या हो गया? वो तो आप कहीं भी जाएँगे, आप तो जितना वज़न लेके जा रहे हैं यात्रा करने से पहले, उससे आप बढ़िया वज़न लेके आते हैं पूरे देश का भ्रमण करके, तीर्थ के ऊपर गए, वज़न एक्स्ट्रा लेके आए आप। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई बात नहीं। अतिथि जो है हमारा तो देव के समान है। अब किसके अतिथि? अब तो परिवार को ही कोरोना के समय हमने देख लिया। ना भैया माँ-बाप को, भैया वहीं रुके रहो, यहाँ मत आना। हुँ, कहाँ से कहाँ हम नैतिक पटल की भी बात करें तो हम हैं ही नहीं वहाँ। तो हम ये सोचें कि वो चमत्कार आज सिद्ध हो जाएँ, हो जाएँगे। अगर वो ही वायर, वही इलेक्ट्रिफ़िकेशन हो, आज हो जाएँगे, उसमें क्या बात है? तो हुँ, आधार ये है, ये इसका मैकेनिज़्म है और हुँ। एकदम प्रैक्टिकल है ये, एकदम ही प्रैक्टिकल है ये और करके देख लो इसको। तमस के आगे निवारण का तमस के निवारण का कार्य साधित किया जाता था नैतिक पवित्रता के अनुशासन के द्वारा, जो शिष्य के मन, प्राण, शरीरात्मक तंत्र में तेजस और विद्युत की शक्ति को जागृत करता था। हुँ, नहीं, तमस के निवारण का कार्य सिद्ध किया जाता था नैतिक जो शिष्य था और तपस्या की शक्ति के द्वारा उसे मानसिक शक्ति और स्पष्ट ज्ञान का धारक कोष बनने के लिए शिक्षित करता था। हुँ, ज्ञान को जागृत करने का कार्य पुनरावर्तन, ध्यान चिंतन और चर्चा परिचर्चा की त्रिविध पद्धति के द्वारा सक्रिय रूप से साधित किया जाता था। हाँ, चैंटिंग कर रहे हैं साहब, बार-बार हाँ, पुनरावर्तन कर रहे हैं। हम और कल का चर्चा पाठ परिचर्चा। दोहरा लेते हैं, हम हुँ, कल हमने क्या चर्चा करी थी, फिर उसको दोहरा लेते हैं। हाँ। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ, आप एक डायरी लेके जैसे आपको इसमें अंडरलाइन कर लिया, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। हुँ, आप उस हुँ, बात को अगर आप मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं भई, वो हुँ, आपके अंदर उसको दृढ़ रूप से स्थापित कर देगी। और ये हुँ, कह रहे हैं तमस का काम जो है निवारण का काम किया जाता था नैतिक पवित्रता। पहले तो शारीरिक शुद्धिकरण, हुँ, उसमें कठोर रूप से जो है आप सबसे पहले इतने बजे उठना है, अभी तो हाँ, उठने की क्रिया हमारी जैसी है वैसी हुँ, है। इतनी बजे उठना है, इतना व्यायाम करना है, इतना प्राणायाम करना है, अष्टांग योग की हम बात कर ही रहे हैं, वो तो एक सामान्य व्यक्ति को करवा दिया जाता था। हुँ, तो अगर वो आप करेंगे, तो आपके तमस कैसे रह जाएगा? अगर आप समय सुबह उठ रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और फिर बाद में नैतिक पवित्रता, जो कि भोजन के अंदर भी है, आचार व्यवहार के अंदर भी है, तमस आएगा किस रह कैसे जाएगा? भोजन हुँ, में ये नहीं कि साहब यूँ ही रमण कर रहे हैं। आप गृहस्थ के अंदर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पशुवत आचरण कर रहे हैं ना, हुँ, आप ड्यूटी के हिसाब से अगर वो काम कर रहे हैं तो सोचिए फिर बाद में, आज तक भी गाँव के अंदर की नहीं, गाँव की जो जो बच्ची है वो तो हमारी बहू-बेटी के समान है और उसके लिए कोई भी जा रहा है, गाँव का आदमी भी जा रहा है कोई, तो आज भी वो भावना कहाँ से आ रही है? तो आज अगर हम इस स्थिति के अंदर भी वो चीज़ें अगर आ रही है तो अपने मूल समय के अंदर वो क्या रही होंगी? हुँ, मतलब कैसी रही होंगी वो? अगर उसका अपभ्रंश इस तरीके का है, तो उसका मूल कैसा रहा होगा? अगर ये अनुशासन में आप रहते हो, तो ये नहीं है कि तमस नहीं है। अरे भई, मूल आपका तो अगर शरीर है, तो तमस तो उसमें है ही है। पर हुँ, उसका निवारण आप उसको सिर पे नहीं चढ़ने देते। हाँ, ये है और उसको आपने कंट्रोल कर लिया। हुँ, वो सिर नहीं उठा पाता। हुँ, तामसिक तो वृत्ति है ही। अगर भोजन करोगे, तो भारीपन लाएगा ही लाएगा। तो उसके हुँ, लिए फिर बाद में ये कहते थे इस तरीके से, इतनी मात्रा में मतलब उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाए उसके दुष्प्रभाव को और एनर्जी डिराइव आप उससे कर रहे हो, उससे पहले आप पहले भगवान का चिंतन करो, इतना जो भाग है वो उसको दो। क्योंकि उनको तो पूरे इवन आप वैश्विक उसमें सत्ता के भी आप अंग हो, ये तो यहीं से तो हमने शुरू किया था। हुँ, इसका आधार क्या है कि आप एक इकाई हो, वैश्विक जो पूरी यूनिट है, उसकी। तो हुँ, आप क्योंकि उससे तो आपका भाग उसके लिए भी देय है। आप अपने लिए अगर खा रहे हो, जैसे गीता कह रही है, जो अपने लिए ही भोजन पकाता है, वो तो चोर है। हुँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई अकेला रह रहा है, तो अब किस-किस के लिए पकाए? चोर हुँ, का मतलब ये है कि आप वैश्विक सत्ता को दरकिनार करके खाली मैं ही उपभोग कर लूँ किसी चीज़ का,
आप हम्म, भोजन के पहले भी देखते हो, वो आह्वान करता है, जी आइए। आप अगर सही देखते हैं तो वो उससे पहले ध्यान लगाता है, उसको ऑफर करता है। मतलब आप स्थान दे रहे हैं अपने से बड़ी, अपने से अलग, या आप जिस सत्ता के अंग हैं, उन सारों को ध्यान में रख के इतना भोजन इस तरीके से, उसका हम्म, विधि विधान, आयुर्वेद का पूरा ज्ञान। तो आपके तमस को अभी अगर हम ये कर लेंगे 7 दिन, तो हमारे शरीर में फर्क पड़ जाएगा। और जो तामसिकता है, उसमें डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। पहले जो अरुचि थी, तामसिकता के जो जो इन्होंने बताया ना कि वो किस तरीके से नजर आती है, कि अरुचि अध्ययन के प्रति या कोई भी नया काम करने के, जो तामसिक जनरली व्यक्ति हैं, नया अभियान नहीं कर सकते। उनमें कितनी भी खुद की क्षमताएं हैं, पर उसको कहे कि तू तेरा खुद का बिजनेस कर ले, वो शुरू ही नहीं कर सकता। या उसको कहे नया उपक्रम कर ले, वो नहीं करेगा। आप हम्म, उसको चालू करवाओ। खेत का काम है, अगर तामसिक व्यक्ति है, वो नहीं करेगा। आप उसको शुरू करवाओ, फिर तो वो करता रहेगा। नया अभियान वो नहीं कर सकता। रजस प्रधान व्यक्ति है, वो करेगा ये काम। हम्म, सात्विक जो है, उसको लार्ज लाइंस देगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम्म, भाई मैं ये करूं, मैं कर तो सकता हूं, पर मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मेरे को ये? अगर मेरा समय, मेरी एनर्जी किसी बेटर चीज में जा सकती है, हम्म, तो डेफिनेटली तो ये स्पष्ट आपको लाइंस जो लार्ज, मेरे को करना कौन सा व्यापार करना है, मान लिया। अब कौन सा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी लार्ज लाइंस जो हैं, वो तो माइंड प्रदान कर देगा। आपकी जो रजस है, वाइटलिटी है, उसको पावर प्रदान कर देगी। लार्ज लाइंस आपने ड्रॉ करके रखी हैं, वो तो वैसे ही है, जो जैसे आपको भवन का नक्शा दे दिया, अब नक्शा पड़ा है जी आपके पास। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करो, उसके लिए पावर की जरूरत है। शरीर जो है उसका आधार है, वो काम करेगा। तो इस तरीके से ये सारे अंग हैं, और इसको कैसे संयमन कर रहे थे। तो इसके द्वारा जो शिष्य के तंत्र में तेजस और विद्युत की शक्ति को जागृत करता था, हम्म, और तपस्या की शक्ति के द्वारा उसे मानसिक शक्ति और हम्म, स्पष्ट ज्ञान का धारक कोष बनने के लिए शिक्षित करता था। हम्म, ये सीधे मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया उसका। शरीर से गिरा गिरा जा रहा है, अरे ये क्योंकि अनुशासन नहीं है। हमारे सोने उठने, खाने, दिनचर्या, किसी का अनुशासन नहीं है। जैसे ही हम इसको अनुशासन में लाते हैं, ये तो पक्की बात है, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों नहीं होगा। और ये तो खाली शरीर की बात है। जब रजस आपका कंट्रोल में है, आपकी ज्योति है वो आपके साथ है, क्यों नहीं इसके अंदर विद्युतीकरण हो जाएगा इसका। और आप इसके सहारे क्या नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? हम्म। ज्ञान को। ज्ञान को जागृत करने का कार्य पुनरावर्तन, ध्यान चर्चा, ये त्रिविध पद्धति के द्वारा सक्रिय रूप से साधित किया जाता था। ठीक है, थ्री फोल्ड पद्धति हो गई। बार बार रिपीट करना, उसका चिंतन करना और उसके बारे में जीडी ग्रुप डिस्कशन करना। ठीक है, आवृत्ति भाई का जैसे प्रयोग होता सावित्री है। अध्ययन में कर ही रहे हैं कि अपन बार, कोई भी अध्ययन हम कर रहे हैं, सपोज सावित्री अभी रीडिंग कर रहे हैं, अभी भी तो कर ही उसके रहे ना ऊपर जो ये। चर्चा क्लास में करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको जीवन से जोड़ते हैं। चिंतन का मतलब उसको अपने अनुभवों से, अपने, और उसमें सारी चीजें हैं, चर्चा परिचर्चा, उसमें सारों के, भाई मेरा एक बीइंग है, उसके अपने तरीके के हो सकते हैं, आपका एक तरीके का है, हम उससे और एनरिच कर सकते हैं उस चीज को। हम्म, तो इससे मेरे साथ कोई समस्या है, मैंने आपसे चर्चा करी, उसमें ये आया कि हाँ ये बात है, उससे और हम्म, एनरिच हो गई वो चीज। हम्म, तो इस चीज से किया जाता था उसको। न्याय शास्त्र के ये तो हम देखते ही हैं, कई जो ये इवन चाणक्य के अंदर और के अंदर, वो बच्चे भी, और आजकल प्रयास करते हैं उसका, कि एक संसद बच्चों के लिए ऐसी बनाओ, अब उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करो तो उनको थोड़ा पॉलिटिक्स का ज्ञान आए। तो उन्होंने वैसी ही एक छोटा सा रूप बना लिया, और उसके अंदर वो एक समस्या उनको दे दी कि भैया ये करो। तो ये इस तरीके से वो प्रैक्टिकल जो समस्याएं हैं वो कर ली। हम उसके अंदर देखते ही हैं, वो विक्रमादित्य के समय, वो कह रहे बचपन के समय ही वो जो है, वो उसके पास समस्याएं लेके जाते थे। तो ये सारी चीजें, चर्चा है, परिचर्चा है, ध्यान है, चिंतन है, पुनरावर्तन है, सारी की सारी। और कितनी गहनता से वो करते थे। भी मां श्री अरविंद चर्चा कर ही रहे थे। श्री अरविंद के जितने भी करस्पोंडेंसेज हैं वैसे तो, जो आपके निरोध वर्ण के साथ है, पवित्र के साथ है, ये जितने भी जो छपे हैं,
चर्चा हम्म, परिचर्चा है। हम्म, और सबके साथ ग्रुप डिस्कशंस, माँ भाई माँ की तो सारी ही बच्चों के साथ ही है वैसे तो। जितना हम्म, भी मातृवाणी है, जो उन्होंने लेख लिखे हैं वो तो कम है। बाकी तो और एजेंडा है वो तो सारा का सारा ही चर्चा परिचर्चा है उस तरीके से। हालाँकि उस हम्म, स्टेटमेंट्स भी हैं, बता भी रही हैं, पर उसके माध्यम से कितनी चीज़ें आ रही हैं। आवृत्ति का प्रयोजन था मन के संस्कार ग्राही भाग को शब्द से परिपूर्ण कर देना। शब्द हम्म, मतलब विचारों को प्रकट करने वाले शब्दों से। हम्म, संस्कार ग्राही भाग को शब्द से परिपूर्ण कर देना। अगर हम्म, आपके अंदर वो शब्द हैं, शब्द मतलब खाली यूं ही शब्द नहीं, हम्म, अगर वो हैं, जैसे हमने ये बात पढ़ी, हम्म, शब्दमयी तो है, पर ये हम्म, बात आप में गूंजती रहती है। और जब आप ऐसी सिचुएशन के सामने आते हैं शिक्षा के संबंध में, अब क्योंकि हमने ये शिक्षा के संबंध में पढ़ा है, जब ये सिचुएशन आपके किसी के भी जीवन में आएगी, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके इस चीज का दोबारा रिमाइंड नहीं हो जाएगा। उसके ये रहेगा, हाँ, शिक्षा के बारे में ये पढ़ा था हमने। हम्म, तो और आपने अगर उसको अनुभव किया है किसी न किसी स्तर पे, और अगर आप रोज उसका ध्यान चिंतन कर रहे हैं, तब तो बताइए आपके क्यों नहीं वो प्रखर हो जाएगी वो चीज। तो उसका हम्म, जो संस्कारग्राही भाग है, वो शब्द से परिपूर्ण कर देते थे। यही कर रहे हैं अब अभी। और क्या कर रहे हैं? हमारा जो संस्कार बनाने वाला भाग है, जो बाहर से इंप्रेशंस ले रहा है, संस्कार मतलब इंप्रेशंस ले रहे हो, छाप बना रहे हो आप अपने ऊपर। हमने आर्य शिक्षा पद्धति पढ़ी। अभी अगर मैं कहूंगा जैसे हमने त्रिपुर के विषय में पढ़ा, तुरंत आपके अभी क्योंकि ताजा पढ़ के गए हैं, याद आ जाए, हाँ त्रिपुर मतलब ये 3 चीजें थी। और यदि हमने उनको अंडरलाइन किया है या उसके विषय में कुछ उस दिन चिंतन किया है, या बाद में एक बार फिर नोट्स को रिवाइज किया है, तो हम उनको दोबारा वापस चित्त के स्टोर हाउस से वापस ला पाएंगे। हम्म, तो ये आवृत्ति का प्रयोजन था। अगर हम आवृत्ति करेंगे बार बार माँ के ऐसे शब्दों की, शब्द मतलब खाली शब्द ये नहीं, मतलब एक्चुअल में वो बात, वो चीज, हम्म, ताकि अर्थ स्वतः भीतर से उदय हो। और अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, जैसे ये कि इसको कैसे करें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सपोज नैतिक प्रकृति, अगर आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो इस बात का अर्थ जो है ना, वो हम्म, स्वतः आपके भीतर से उदय हो गया। अरे ये तो मतलब इतनी प्रोफाउंड बात है ये। हाँ, आपकी तामसिक स्थिति है, उसमें जैसे ही आप कहेंगे अगर मैं इसमें ये लागू करूँ तो क्या होगा, जब आप इस बात पे फोकस करेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तब आपके अंदर तुरंत कोई रेवलेशन आएगी। अच्छा, वो हम्म, रिवील कर जाएगी वो चीज आपको। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तब तो खैर वो हमारे लिए बिल्कुल कोई भी प्रभाव नहीं रखेगी। वो तो एक कान से सुना दूसरे से चला गया। पर अगर हम उस पे फोकस करते हैं तो रिवील करना शुरू कर देगी। हमारी चेतना हमको ऐसी चीजें, ऐसे सत्य, ऐसी बातें बताना शुरू कर देगी। आप कहेंगे अरे ये कहाँ से रिवील हो रहा है? ऐसे ही होता है रिवील। और रिवील कैसे होता है? वो शब्द आपके अंदर गया, और वो शब्द गर्भित है अर्थ से। और जब आप उसका पुनरावर्तन करते हैं, बोल बोल हम्म, के कोई जरूरत नहीं है, कोई कि मैं पहाड़े रट रहा हूं, वो पुनरावर्तन नहीं। माँ की बात को मैंने फिर दोहरा दिया। तो पिछली बार मैंने जो सावित्री पढ़ी, इस बार जब पढ़ी, वो तो कुछ चीज ही और थी। मैंने इस चर्चा को 5 बार किया, इस बार जो किया इसमें तो बात ही कुछ और थी। हम्म, तो जिस अर्थ को इसने प्रकट कर दिया, वो कुछ का कुछ हो सकता है। और वो आपको अगर एक बार आपको कोई ऐसी चीज क्लिक कर जाती है, आप देखते हैं कोई ऐसी गंभीर चीज आई, आपके हृदय को एकदम उद्वेलित कर दिया, तो आप कहते हैं आज से ये काम नहीं होगा, अब नहीं करूंगा आज से ये। और जीवन को एक निर्णायक दिशा मिल जाती है। किस चीज से? कि उस शब्द का जो अर्थ है वो प्रकट हो गया, हम्म, इसलिए हो गया ये काम। ये बड़ी गंभीर बात है ये हम्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कहने की आवश्यकता नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं कि एक यंत्रवत पुनरावृत्ति किसी प्रकार का भी यह परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकती। हाँ, हाँ, मैकेनिकल आगे उसको का यही। बात नहीं हाँ, है, वो तो परफेक्टली अपना वही बात है भाई। यही कह रहे हैं अपन। अपन भी यही यही जस्ट कहे, ये एकदम परफेक्ट यही बात है। हम्म, होनी चाहिए वह विशुद्ध स्थिर ग्रहणशीलता या शब्द या विषय पर मनन के चिंतनशील भाग के द्वारा वह तल्लीनता जैसा कि भारतीय प्राचीन भारतीयों का ध्यान से तात्पर्य था। हाँ, ध्यान से ये मतलब है, ध्यान की डेफिनेशन आ गई। ध्यान हम्म, मतलब मैं बैठा हूँ आंखें बंद करके, नींद आ रही है, लटके आ रहे हैं, वो ध्यान नहीं है। आप अगर हम्म, केंद्रित कर रहे हैं माँ की या श्री अरविंद की इस वाणी के ऊपर,
तो आप इस समय ध्यान की अवस्था में हैं। और जितना ही आप अपने मतलब माइंड के फ्रेमवर्क को, जो उसका एजिटेटेड भाग है, उसको एकदम ढीला छोड़ देंगे और अपने जीवन के अनुभवों से, अपनी डीपर चीजों से जितना ही इसको जोड़ेंगे, उतना ही एक, भई आप इसको कैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं? आप लिंकेजेस बना रहे हैं। आप अपने जीवन में आप जो अनुभव किए थे, उस ज्ञान के मतलब उस अनुभव के समक्ष अभी जो वाणी है उसको रखते हैं, उसको जोड़ते हैं, आगे की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं। क्या है ये? सारी ध्यान ही तो है। और जितना ही गहराई से करेंगे, उतना ही आप ध्यानस्थ अवस्था में हैं। और ये फ्रूटफुल ध्यान है। मैं अपने माइंड को रिक्त बना लूँ, जो कि पहले तो बहुत मेहनत का काम, और करके आप एक नेगेटिव अवस्था के अंदर आ जाएँ, उसके बजाय पॉजिटिव तो ये है कि उसको मैं क्यों नहीं नियोजित कर दूँ इसके अंदर। भई श्री अरविंद की वाणी पे दिमाग लगाओ ना, ध्यान अपने आप ही हो रहा है। हाँ, और किसी भाषा इसी भाषा का अध्ययन करते हुए हम सब ने यह अनुभव किया है कि किसी पुस्तक को समझने का कठोर प्रयत्न करते समय जो कठिनाइयां असाध्य प्रतीत होती हैं, वे पुस्तक को थोड़ी देर के लिए अपने मन से दूर कर देने पर बिना पुस्तक या अध्यापक की सहायता के ही अचानक विलीन हो जाती हैं और एक हाँ, स्पष्ट बोध का उदय होता है। बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो हम सबने महसूस किया है कि वही कोटेशन पहले समझ नहीं आ रहा था, और हम्म। जब उसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया, तो आज हो सकता है वो कोटेशन हमारे लिए हमारे प्रैक्टिकल अनुभव की चीज़ बन गई है। पहले जो हाँ। अबोध था, वो तो हमारे लिए प्रैक्टिकल आधार बन गया। और हम्म। किसी ने हमको बताया नहीं। क्यों हाँ। क्यों? क्योंकि वो शब्द हमारी चेतना में स्वयं काम कर रहा है। हम्म। हम में से हम में से अनेकों ने कुछ समय के विराम के पश्चात किसी भाषा या विषय के अध्ययन को पुनः आरंभ करने में भी यह देखकर विचित्रता का अनुभव किया है कि हमने जब उसे आरंभ किया था तब की अपेक्षा अब हम उसे कहीं अधिक अच्छी तरह समझ लेते हैं। हाँ, ऐसे शब्द का अर्थ जान लेते हैं जिनसे पहले कभी हमारा परिचय नहीं था, और हम उन हाँ, वाक्यों को समझ सकते हैं जिन्होंने अध्ययन स्थगित करने से पूर्व हमारी बुद्धि को चकरा दिया था। परफेक्ट एकदम। इसका कारण यह है कि हमारे अंतःस्थित ज्ञाता का ध्यान उस विषय में एकाग्र हो जाता है, जो हमारे अंदर स्थित ज्ञाता है उसका ध्यान उस पे एग्रीज हो जाता है, और वह विराम काल में उस विषय के संबंध में ज्ञान के अंतःस्थित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न में व्यस्त रहता है। यही होता है। ये एक ओकल्ट क्रिया है जो होती हम्म। है। आप हम्म। मैथ्स की कोई गुत्थी सुलझा रहे हो, मतलब और डीपर चीज़ें छोड़िए। कोई ऐसा हाँ। प्रश्न है मैथ्स का, आप सुलझा रहे हो। आपसे पूरे दिन आपने इतनी ज़बरदस्त गुत्थी है नहीं सुलझी। अब वो अचानक जो है रात को हो सकता है सपने में आपके बोर्ड पे कोई लिख दे और आप उठ के कहो, अरे ये अच्छा, हाँ, आ गया मेरे को तो। सपने में ये हो तो जाती है ये चीज़। ये चीज तो कोई भी थोड़ा सा भी ग्रेट आदमी जिसने अपने जीवन में कुछ किया है उसके संस्मरण पढ़ेंगे तो ये तो एक्सपीरियंस जनरली सबका ही होता है कि यार ग्रेड कोई। की ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। ये तो हमारे सबके साथ ये है, बस ये है कि हम रजिस्टर नहीं करते ये चीज़ें। हाँ। हमारे जो इन। संकट काल आते हैं, वो डेफ़िनेटली हमको मजबूर करते हैं थोड़ा-सा गहरा जाने के लिए। हम्म। पर हाँ, ये चीज़ें मतलब बहुत प्रैक्टिकल हैं ये। अब हम पानीपत। इसको न माने तो ये तो हमारी खुद की सत्ता को इम्पोवरिश करना है, गरीब बनाना है। हाँ। 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 हम्म। यह अनुभव यह अनुभव केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव होता है जिनकी प्रकृति का सात्विक या प्रकाशात्मक तत्व प्रबल रूप में जागृत किया जा चुका है, या फिर बौद्धिक स्पष्टता और गंभीर अध्ययन के अभ्यास के द्वारा, सचेतन प्रयत्न द्वारा, या अनजाने ही समुचित रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित हो चुका है। हाँ, सात्विक विकास की सर्वोच्च पराकाष्ठा तब होती है जब व्यक्ति प्रायः या सदा ही बाह्य साधनों, अध्यापक या पुस्तक, व्याकरण तथा शब्दकोश, पुस्तक व्याकरण तथा के बिना काम चला सकता है, और किसी विषय को मुख्यतः या पूर्णतः अपने भीतर से ही सीख सकता है। हाँ, किंतु मतलब यह बाहरी चीज़ की आवश्यकता ना हो। हाँ, किंतु यह योगाभ्यास के सफल अनुसरण के द्वारा केवल योगी के लिए ही संभव है। हाँ, बाकी के लिए नहीं है। क्योंकि हम्म। आप अनुभव नहीं है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाक्य जो है, आपको रिवील करेगा,
वो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है ये। अगर आप उस चेतना में हैं और डीपर एस्पिरेशन थोड़ी बहुत रखते हैं, तो धीरे-धीरे आपके लिए रिवील करेगा। और जितने ही आप इंटेंसली परस्यू कर रहे हैं, कुछ-कुछ दिन में आप मुड़ के देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा, आप अपने आप को पहचान नहीं पाएँगे। माँ कह रही है कि अगर आप वास्तव में भई मैं हाइट पे चढ़ रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? आप पीछे मुड़ के देख लो। आपको जब चीज़ें नीचे नज़र आएँगी, मतलब आप चढ़ गए ऊपर, हवाई जहाज में हम ऊपर चढ़ते हैं, वो ऊपर चढ़ गया, कैसे पता चलेगा? अरे चीज़ें छोटी दिखने लगेंगी, आप उनसे दूर जाते नज़र आ जाओगे, और कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा। हुँ, ये हमारा कि बहुत ज़बरदस्त है ये। ये तो आप लोग अपने पास रख के थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इसका अंडरलाइन करके, क्योंकि ये खाली शिक्षा की बात नहीं है, ये तो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। यहाँ हम हुँ। इसको छोड़ देते हैं, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसमें कोई बात किसी के है क्या? नहीं तो ये हम छोड़ देते हैं ये। हुँ, रविकांत जी, शम्या जी, गौरव। नहीं भैया। बाकी ये धीरे-धीरे अगर आप करोगे तो आपके जैसे ये कह रहे हैं अनजाने ही वो चीज़ें बन जाएँगी। तो आप अगर इसमें रेगुलैरिटी इस चीज़ में भी रखेंगे, तो भी आपके बीइंग में सर्टेन चीज़ें ऑटोमैटिकली बन जाएँगी। और जिन चीज़ों में आज आप जितना आनंद या जिसमें रस ले पाते हैं, वो आपके टेस्ट चेंज हो जाएँगे। फिर आप हाँ, ठीक है। इसमें कोई बात शब्या जी? ठीक है भैया, बहुत कुछ मिला है आज, ओके, बहुत कुछ मिला। ठीक हम है लोग दीपक का जी। सोच को ही परिवर्तित कर रहा है। इस हाँ, ये तरह से न पढ़े थे, न सोचते थे कि हमारा में क्यों क्या रिएक्शन कैसे हो रहा। क्या ये पहले डर से जो नहीं